नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। हल्का सा लेट हुआ बट आई गेस कि कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ काम ही कर रहा था आप ही लोगों के लिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी कंप्लीट क्लास होने वाली है आज, जिससे कि आज जिसके बाद आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या मैं आने दूंगा। पूर्णतः आपके समर्थन में हूं, पूर्णतः आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत होती है मुझे बता सकते हो। मैं आपकी सभी चीजों को दूर करने के लिए ही यहां पर हूं। बोर्ड सही कर दिया है? हाँ, बोर्ड सही कर दिया है। तो यस, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। अगर किसी को कोई है दिक्कत तो बता दो, वरना राजपूत के परमार डायनेस्टी के बारे में अपन बात करते हैं, जो मालवा के अंदर देखने को मिलती है। मालवा क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलता है? जो आज की डेट में आपको मध्य प्रदेश वाला रीजन था ना, राइट। जो मध्य प्रदेश वाला रीजन था, मध्य प्रदेश वाला रीजन था, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश वाला रीजन था उसकी हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला रीजन था उसकी हम बात कर रहे हैं। वहीं पे परमार आपको देखने को मिलते थे। परमारा डायनेस्टी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, फटाफट लिखना। इनकी जो कैपिटल है वो कहां पे? उज्जैन और धार में थी। इनकी जो राजधानी है ना, परमार्स की राजधानी जो थी, परमार्स, इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल कहां पे थी बाबू? उज्जैन में और धार में थी। धार, उज्जैन और धार में थी। और कैसा चल रहा है फटाफट बताओ। उज्जैन बहुत बढ़िया जगह है भाई, मैं तुम्हें बताऊं। उज्जैन एंड धार, उज्जैन में देखने को मिल जाएगी और धार में देखने को मिल जाएगी। धार और उज्जैन में देखने को मिल जाएगी कैपिटल इनकी। ठीक है, चलो। तो कहां देखने को मिल जाएगी? दो अलग अलग जगह आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी। शुरुआती तौर पर ये जो मान्यखेट के राष्ट्रकूट थे, उन्हीं के अधीन यह शासन किया करते थे, उन्हीं के अधीन ये मंत्री रहा करते थे। प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रकूटों के अधीन मंत्री थे। प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रकूटों के अधीन थे। राष्ट्रकूटों के अधीन थे, राष्ट्रकूटों के अधीन। Initially, they were under Rashtrakutas. Initially, they were under Rashtrakutas. They were under Rashtrakuts. Under Rashtrakutas. राष्ट्रकूटास। शुरुआती तौर पर जो मान्यखेट के राष्ट्रकूट थे, उन्हीं के अधीन यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप याद रखना, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि परमार राजा सियका के द्वारा, परमार राजा स्याका के द्वारा खुद को स्वतंत्र घोषित किया गया 972 में। 972 में सियाका, सियाका परमार, सियाका परमार, सियाका, सियाका परमार स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। सियाका परमार स्वतंत्र घोषित करते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हैं, घोषित करेंगे, घोषित करते हैं। खुद को क्या घोषित कर देते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। लेकिन इनका पीक टाइम ये नहीं है। सियाका केवल और केवल आपके इनिशियल रूलर देखने को मिलते हैं। परमार्स के केवल और केवल इनिशियल रूलर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपके यहां पे कहावत कही जाती होगी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। सुनी है या नहीं, ये मुझे बताओ। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये सुना है या नहीं सुना है? हमारे यहाँ की बड़ी फेमस कहावत है ये। ठीक है, हमारे यहाँ कही जाती है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, जो आपके जितने भी परमार्स हैं वो सब के सब आपको देखने को मिलते हैं कि ये शैव धर्म को बिलोंग करते हैं। अधिकांश परमार शैव धर्म को बिलोंग करते हैं। अधिकांश परमार, अधिकांश परमार, अधिकांश परमार शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म से संबंधित है, शैवाइट है, शैव धर्म संबंधी है, संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, चलो। तो मेजरली दे आर रिलेटेड टू शैविज्म, शैविज्म से रिलेट करते हैं। तो इसमें एक राजा आते हैं 1010 से 1055 के बीच में। राजा भोज जो है वो राजा भोज परमार हैं, वही हैं। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, राइट। 1010 से 1055 के बीच में एक राजा आते हैं। इसके परम प्रतापी शासक एक ही हैं, परम प्रतापी शासक, जिनकी वजह से आज हम इस वंश को पढ़ रहे हैं। ये ना होते तो हम इस वंश को पढ़ नहीं रहे होते। परम प्रतापी शासक आपको देखने को मिलते हैं 1010 से 55 के बीच में। राजा भोज, राजा भोज परमार, राजा भोज परमार, राजा भोज परमार।
जो मेरी टेम्पल्स की सीरीज आई थी ना, टेम्पल्स ऑफ इंडिया बाय जीत राणा, इंस्टाग्राम पे जो है, उसमें भी मैंने इनका जिक्र किया है। बहुत जोर के आदमी है ये, बहुत जोर के आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी हाँ। तो इन्हीं के समय में सब कुछ पीक पर था। इन्होंने भोजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो भोजपुर में है। भोजेश्वर मंदिर बनवाया था, भोजेश्वर मंदिर बनवाया था, भोजेश्वर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर इन्होंने बनवाया था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, एमपी के भोज में देखने को मिलता है। भोजेश्वरा टेम्पल, भोजेश्वरा टेम्पल, भोजेश्वरा टेम्पल। कोई हमारे यहाँ क्लास के अंदर है कोई बच्चा जो मध्य प्रदेश से हो? फटाफट मुझे बताएं, फटाफट मुझे बताइए, कोई है? फटाफट बताओ। ठीक है। चित्तौड़ से लेकर इनका जो कब्जा शुरू होता है, चित्तौड़ तक भी इनका कब्जा था, चित्तौड़ तक भी इनका कब्जा था, चित्तौड़ से लेकर कोंकण तक इनका कब्जा था। चित्तौड़ से कोंकण तक इनका जो कब्जा है वो देखने को मिलता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तार इन्हीं का था, सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार इन्हीं का था, विस्तार इन्हीं का था, इन्हीं का था, इन्हीं का था। चित्तौड़ से कोंकण, चित्तौड़ से कोंकण, चित्तौड़ से कोंकण तक इनका कब्जा था। चित्तौड़ से कोंकण तक इनका कब्जा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, चलिए, बिना परेशानी के आप इसको याद रखेंगे। और राजा भोज अपनी दयालुता के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। राजा भोज अपनी दयालुता के कारण बहुत अधिक जाने गए हैं। दयालु स्वभाव की वजह से बहुत जाने गए, दयालु स्वभाव की वजह से बहुत जाने गए, स्वभाव के लिए जाने गए, लिए जाने गए। जो गंगू तेली था वो यही है, राइट। चलिए, ठीक है, ये जो गंगू तेली थे वो यही हैं सर। मतलब कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार इन्होंने कुछ समय एक गंगू तेली के तौर पर भी काम किया था। तो द पॉइंट इज तभी यही आता है कि लोग कहते हैं कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, जबकि वो दोनों ही सेम पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में मैं, अब देखो वो तो है माइथोलॉजिकल स्टोरी, वो भगवान के आशीर्वाद से संबंधित है, तो उसको मैं इसमें शामिल नहीं कर सकता। बट अगर आपको वो स्टोरी जाननी है, आप इंस्टाग्राम पे जीत राणा .77 सर्च कर लेना और वहां चले जाना। राजा भोज परमार के बारे में मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 1.5-2 मिनट की वीडियो है, आप समझ जाएंगे। हाँ, बाकी जो रिलेटेड जानकारी है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। अब इस वंश का जो लास्ट रूलर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ परमारा डायनेस्टी, दैट इज महलक देव। महलक देव आपको देखने को मिल जाएगा, जो इस वंश का लास्ट रूलर है। परमार राजा हुआ करता था महलक देव, जिसको हराया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 में। नोट करेंगे 1305 में महलक देव। हाँ, अब एक ही थे ये, एक ही थे ये। राजा भोज और गंगू तेली एक ही पर्सनैलिटी है। जैसे मैंने बताया, लास्ट रूलर ऑफ, ठीक है, परमार्स डायनेस्टी, परमारा डायनेस्टी, परमारा डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है, परमार वंश का जो लास्ट रूलर है, परमार वंश का जो लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज महलक देव। महलक देव आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम क्या है? महलक देव, महलक देव देखने को मिल जाएंगे। महलक देव आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 1305 में ही बिकेम किंग। 1305 ही बिकेम किंग, नहीं सॉरी, ही डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परास्त किए जाते हैं। याद करो, अलाउद्दीन खिलजी का मैं आपको बताता हूं, मालवा अटैक बताता हूं। ठीक है, चलिए मालवा अटैक पढ़ाता हूं मैं। तो 1305 का जो मालवा अटैक करा था ना इसने, उसी में महलक देव को हरा दिया था। ठीक है, याद करो, मैंने आप बहुत तगड़े तरीके से बताया है।
कि 1305 के अंदर जो मालवा अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसी के अंदर इनको परास्त कर दिया जाता है। जिस जिस बच्चे ने मुझसे मेडाइवल पढ़ी है वो इस बात को जानता है। किस किस ने मुझसे मेडाइवल पढ़ी है वो मुझे बता दो, जिसने नहीं पढ़ी है वो नो लिख दो बस, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो 1305 में आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा महलक देव परास्त किए गए और यही अंतिम शासक रहे। तो मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने इनको परास्त किया, अलाउद्दीन ने मालवा अभियान में इनको परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी द्वारा परास्त इनको किया जाता है, परास्त, डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। यस सर, पढ़ा है, पढ़ी है ना आपसे, तो आप जानते होंगे। वैशाली, वैशाली आपने तो पढ़ी है, मुझे नाम याद है आपका, हमने पढ़ी है। तो बाबू आप याद करो, 1305 में मैं बताता हूं महलक देव के बारे में। यहां में काफी सारे लोगों के बारे में बताता हूं, शीतला देव के बारे में बताता हूं, शीतल देव, महलक देव, और जो दुर्ग है, जो कुतुबुद्दीन दुर्ग है, उसके बारे में बताता हूं। तो उन सभी के बारे में तो पढ़ाया हुआ है ना मैंने, तो आपको अच्छे से याद होगा, अच्छे से आपको याद होगा कि महलक देव को कब हराया जाता है। 1305 का अटैक होता है, 1305 से 7 के, 1305 से 6 के बीच में चलता है, राइट। तो भाई यहीं पे महलक देव खत्म होते हैं और यहीं पारमार डायनेस्टी खत्म होती चली जाती है। फिर यहां पर आपको बाद में देखने को मिलेगा कि यहां एक अलग डायनेस्टी चली है, यहां पे एक अलग डायनेस्टी चली है, खलजी डायनेस्टी चली है। फिर यहां खिलजी नहीं, खलजी चली है, खिलजी अलग है, खलजी अलग है, या खलजी डायनेस्टी चली है इसके बाद। और उसी खलजी डायनेस्टी के अंदर एक रूलर होगा आगे चलकर, जो आगे चलकर हुमायूं से बैटल लड़ेगा। याद करो, हुमायूं से बैटल लड़ता है एक बंदा, यहीं का है, बहादुर शाह, बाज बहादुर भाई, याद आया क्या? हाँ सर, दैट इज द पॉइंट बॉय। उसी फैमिली में आगे चल के बहादुर शाह होता है, जिसको आगे चल के जो पुर्तगाली हैं वो मारेंगे 1535 में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे, यहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो राजपूतों का जो इतना बड़ा शासन है, हाँ महमूद शाह, यस महमूद शाह। ठीक है, अब मैं बताऊं राजपूतों को इतना बड़ा शासन है वो खत्म कैसे हो गया। ठीक है, इतना बड़ा राजपूत डायनेस्टी खत्म कैसे हो गया, बिकॉज उनके अंतर्गत, ठीक है, उनके अंतर्गत कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था, राइट। जी हाँ, तो डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर्स, रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर्स, इतना ही बाबू राजपूत पावर आपको पढ़नी होती है। एक तोमर वंश आप पढ़ सकते हैं जो दिल्ली पर था, ठीक है, याद रख सकते हैं। तोमर वंश के बारे में एक बच्चा जो बात कर रहा है तोमर वंश के बारे में, तो लिख लीजिए, तोमर वंश के बारे में जो बच्चा लिखना चाह रहा है वो लिख सकता है, जो बच्चा तोमर वंश के बारे में लिखना चाह रहा है वो लिख सकता है। ठीक है, जो भी तोमर्स के बारे में लिखना चाह रहा है, 736 से 1152 तक रहे हैं, 736 से 1152 तक रहे हैं तोमर वंश, तोमर वंश लिख सकते हैं। 736 से 1152 तक रहे हैं तोमर डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी, तोमर डायनेस्टी, जो राजपूताना डायनेस्टी है एक तरीके से, राजपूताना डायनेस्टी एक तरीके से, याद रखना। ये भी शुरुआत में पहले गुर्जर प्रतिहार के अधीन रहा करते थे, गुर्जर प्रतिहार के अधीन रहा करते थे, ठीक है, याद रखना, गुर्जर प्रतिहार के अधीन रहा करते थे, अंडर, इनिशियली किसके अंडर थे? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्हीं के अधीन ये भी थे, प्रतिहारा डायनेस्टी के अधीन थे। गुर्जर प्रतिहारों को रिप्लेस करके वो आगे आए, गुर्जर प्रतिहारों को ही रिप्लेस करके वो आगे आए तोमर डायनेस्टी वाले लोग, ठीक है। तो याद रखना, अनंगपुर इनकी कैपिटल थी, अनंगपुर इनकी कैपिटल थी, ठीक है, याद रखना, अनंगपुर इनकी कैपिटल थी, कैपिटल वाज अनंगपुर। कैपिटल कहां पे थी इनकी? कैपिटल थी अनंगपुर में, अनंगपुर में कैपिटल देखने को मिलती है। और यहीं के एक ही मात्र फेमस राजा है इसमें, एकमात्र एक ही फेमस राजा है इसमें, ओनली, मतलब जो इनके फेमस किंग है, दैट इज, फेमस किंग आपके कौन है? फेमस किंग हमें कौन देखने को मिलते हैं सर जी? फेमस किंग देखने को मिलता है, दैट इज अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर आपको देखने को मिलता है, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर जो लालकोट बनवाते हैं, अनंगपाल बनवाते हैं लालकोट दुर्ग, इन्हीं के द्वारा लालकोट दुर्ग बनवाया गया, लालकोट दुर्ग बनवाया गया,
दुर्ग बनवाया गया, लालकोट दुर्ग, जो कि दिल्ली में है, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार की संरचना के आसपास का क्षेत्र था वो, कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र जो है लालकोट था, लालकोट दुर्ग। ठीक है, बाउंड्रीज नियर बाय कुतुब मीनार, बाउंड्रीज नियर बाय कुतुब मीनार, नियर बाय कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के आसपास के जो बाउंड्रीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके नियर बाई, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, राइट। ठीक है, अरे भरतपुर जाट डायनेस्टी है, ठीक है, जाटों ने बसाई है, तो ये आपको लालकोट दुर्ग देखने को मिल जाएगा। अब लालकोट दुर्ग जो है ये किसको चला जाएगा, विवाह के पश्चात। फाउंडर कौन है, फाउंडर का पता नहीं लगता हमें, फाउंडर का पता नहीं लगता हमें, सिर्फ एक ही व्यक्ति का पता लगता है जो कि अनंगपाल तोमर है इस डायनेस्टी के, पृथ्वीराज के नाना है ये। ठीक है, ये कौन है, पृथ्वीराज के नाना है। इन्हीं की बेटी, बेटी कर्पूरी का विवाह, कर्पूरी का विवाह, सोमेश्वर चौहान से हुआ था, सोमेश्वर चौहान से हुआ, उसी के बाद ये डायनेस्टी कंप्लीटली खत्म हो गई थी। सोमेश्वर चौहान से हुआ, चौहान से हुआ, और उसी के बाद से ये जो डायनेस्टी है इट मर्ज विद तोमर डायनेस्टी। ठीक है, इट मर्ज विद तोमर डायनेस्टी। इसी के बाद, और इसी के बाद 1152 के बाद ही, 1152 में ही विवाह हुआ था, इसी के बाद ही है, इसी के बाद यह वंश चौहान वंश में शामिल हो गया, चौहान वंश में सम्मिलित हुआ, मर्ज्ड टू चौहान्स, मर्ज टू शाकंबरी चौहान। ये शाकंबरी के चौहान थे ना, शाकंबरी के थे ना ये लोग। ठीक है, चलिए सर, राजपूत में जाटों का जिक्र क्यों कर रहे हो बाबू, जाटों का जो जिक्र है वो करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट। एंड आगे चल के जब आप देखेंगे तो जाट एंड राजपूत क्लैशेस भी आपको देखने को मिलती हैं, जो कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ हूं। तो अगर आप मुझसे कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो द जाट प्रोविंशियल किंगडम जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं राजपूत एंड जाट्स दोनों के बारे में चर्चा करता हूं। यहां पर जाटों का जो किंगडम है वो स्टेबल किंगडम नहीं था, जिस कारण से जाटों का कोई इस समय डायनेस्टी नहीं है जो इतने स्ट्रांग या फिर इतने इंडिपेंडेंट लेवल पे हो। ठीक है, चलो, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस। राजपूत की सत्ता खत्म क्यों हुई, क्योंकि राजपूत के अंदर एका नहीं था। प्लस जब बैटल ऑफ तराइन हुआ, तबरहिंद का बैटल हुआ था, तबरहिंद के बैटल के बाद सबको पता था कि अगला अटैक चौहानों पर होगा, पृथ्वीराज चौहान पर होगा। कोई भी चौहानों को बचाने क्यों नहीं आया, या फिर चौहानों ने किसी से मदद लेने की कोशिश क्यों नहीं की। देयर इज अ पॉइंट, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान खुद आसपास के क्षेत्रों पे उन्होंने कई अटैक किए थे। खुद पृथ्वीराज चौहान इतने ज्यादा बलशाली हो चुके थे कि कोई भी राजा उनके सामने नहीं बोलता था। अब अगर कोई इतना मजबूत भी हो जाता है ना, तो वो भी एक प्रकार से शाप है, क्योंकि सब फिर लोग आपकी टांग खींचने पर लग जाते हैं। ठीक है जी, हां, ढोलपुर संघर्ष ये जाटों का है, ढोलपुर संघर्ष जाटों का है। ठीक है, चलो, तो बाबू आज यहां कंप्लीट होते हैं राजपूत। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो भी डाउट है वो हम ले लेते हैं, आगे आने वाली 10 मिनट में जो भी आपकी बात होगी उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री इज कंप्लीटेड। आई डिक्लेयर जीत राणा सन ऑफ राम कुमार सिंह राणा। चलिए, सो धर्म और पंथ में अंतर क्या है। धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं, प्लस धर्म प्राचीन होता है। धर्म के संबंध में कुछ विचारधाराएं होती हैं जिसमें एक अलग व्यक्ति को या फिर एक व्यक्ति के विचारों को रख के पूजा जाता है। पंथ कुछ लोगों का समूह होता है जिनके नियम व कानूनों के अंदर परिवर्तन बहुत आसान होता है और समय समय पर किया गया होता है। परंतु धर्म की विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म में एक बार जो लिख गया वो लिख गया, पंथ में वह विचार परिवर्तित होते रहते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो शुरुआत में इस्लामिक कल्चर को धर्म का दर्जा नहीं दे पाए थे, परंतु बाद में उनके द्वारा वह दिया गया है। शुरुआती तौर से वह उसको पंथ मानते आए थे। चलिए, चौहान डायनेस्टी मैंने पढ़ा दी, चौहान डायनेस्टी। ठीक है, चलिए, चौहान, अबे पढ़ा दी दिवाकर बाबू, पढ़ा दी।
मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ो। हाँ, इसके बाद अब आपका अगला स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी मैं बताऊं कि कल अपन गए थे। ठीक है, मैं गया था कल एक बहुत शानदार जगह। मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया था। बुलाया था इसलिए मैं गया था, बुलावा आया तो जाना पड़ता है तो मैं गए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी हाँ। तो ये आपको देखने को मिला कि भाई पहली पोस्ट मैंने अपने इस चैनल पे करी, पहली पोस्ट, इससे पहले मैंने कोई पोस्ट नहीं करी थी। तो ये मेरी पोस्ट कब की है, दरअसल ही मुझे महाकाल ज्योतिर्लिंग जाने का एक अवसर मिला तो मैं वहां जरूर गया, प्लस सिल्वर बटन भी आ गया था तो मैंने वहीं पर उसका एक फोटो क्लिक करा के आपको भेजा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं महाकाल गया था कल तो मैंने आप लोगों के लिए भी प्रार्थना की कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए और इस बार आप अपने सिलेक्शन को जरूर से पक्का कर पाए। हर एक छात्र के लिए मैंने प्रार्थना की है उज्जैन। जी हाँ। तो महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आया और आप सभी लोगों के लिए मैंने विशेष तौर पर कहा कि भगवान जी, सभी छात्र अपने खास हैं तो सबका सिलेक्शन इस पर जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने जरूर कहा कि जरूर होगा। ठीक है, ओके। चलिए, आप सभी को गुड विशेस, नेक्स्ट सिलेक्शन। ठीक है, और कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। अब मैं नया चैप्टर आपका इसमें स्टार्ट करूंगा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर जीत राणा .77 पर, यूट्यूब पर जीत राणा GS पर और टेलीग्राम पर जीत राणा GS पर। ठीक है। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल ऐसे नहीं बोलते, लाइक ऐसे बोलते हैं कि आकाश तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते। जी हाँ। स्टैटिक जीके करा दो। हाँ बाबू, स्टैटिक जीके मैं ही करा रहा होता हूँ। ठीक है, बस टाइम स्लॉट का होता है एक बार। हाँ हाँ, मैं आप लोगों को दिल से चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलो अब अगले सब्जेक्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। और जो बच्चा कह रहा था सर आपकी कमर पे निशान बने हुए हैं, वो पसीनों के निशान है एक्चुअली। सुबह से मेरी ना ऑफलाइन में क्लास लग गई थी तो वहां पसीने में नहा गया था पूरा, क्योंकि एसी वर्किंग नहीं था, बच्चों का एसी चल रहा था तो मैंने कहा कि यार टाइम लग जाएगा, तो मैंने फिर ऐसे ही पढ़ा दिया। पढ़ा हमारा वो, तो उसके पसीने सूख गए तो ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए, कोई भी समस्या आती है, ये बैच आज कंप्लीट हो रहा है, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो अगर आपको बाद में भी कोई इशू आता है कभी भी, पूरे जीवन काल में, अनंत जीवन काल में, जब तक आप ऑक्सीजन का ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी दायित्व बन चुके हैं, आप मेरी जिम्मेदारी बन चुके हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा भाई मुझे आप, ये बैच मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपना सिल्वर बटन सबसे पहले इसी बैच को दिखाया था और किसी को नहीं दिखाया। सर ठाकुर क्या, ठाकुर इज अ टाइटल। ठाकुर इज अ टाइटल, एक विशेष क्षेत्र के लोगों को ठाकुर कहा गया। जो टैगोर आप देखते हैं ना, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दे वर ऑल्सो ठाकुर, बट बिकॉज ऑफ बंगाली दे गॉट द टाइटल एज टैगोर, दैट इज ठाकुर, जो कि ठाकुर था। ठीक है, चलो। और अगर आपसे कोई पूछे कि कहां से पढ़े हो तो आप बता सकते हैं। सर आप नंबर दे, नंबर की टेंशन नहीं है, इंतजार है आपके सिलेक्शन का। आपके सिलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार आपका करेगा तो मैं होऊंगा। ठीक है, आप कैसे मिल सकते हैं, आप मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बुलंदशहर में मैं पैदा हुआ, मेरठ में हम पढ़े हैं थोड़ा, उसके बाद चंडीगढ़ में मैं पढ़ा हूँ, हरियाणा में रहा हूँ। ठीक है, गुड़गांव में भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं स्पोर्ट्स करता था पहले। ठीक है, चलिए। ठीक है, कोई भी समस्या आपको होती है, मैं संपूर्ण तौर से, ठीक है, मैं खड़ा हूं आपके समर्थन में, निश्चिंत रहिए। ठीक है बाबू, फिर यूपी घूमने आओ, कभी जरूर आएंगे। जिसका भी सिलेक्शन होगा वो मुझे कांटेक्ट अगर करेगा तो भाई आप कहें तो आपके घर आएंगे। और बताओ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, आप मेरे बैचेस रोल आउट कर सकते हैं।
बिल्कुल आप कभी भी मिलने आ सकते हैं दिल्ली में। बालाकट है, उड़े लाख रख क्या है छोरे, ठीक है। कोई और डिमांड हो तो बता देना, पूरा किया जाएगा। आपसे कल अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो चलो, ठीक है। खुल के सपोर्ट है आपको, एक तो होता है चोरी छुपे, खुल के सपोर्ट है भाई, खुल के सपोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बस युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मुलाकात करेंगे फिर से एक बार एक नई सब्जेक्ट के साथ, आप ही के समर्थन में। पूर्णतः इसी प्रकार से आपके लिए कार्य करता रहूंगा आजीवन, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक पढ़ाता रहूंगा। उम्मीद है कि आपका समर्थन इसी प्रकार से बना रहेगा, और जितना हो सके आप छात्रों को बताइए कि आप पढ़े किससे हैं, इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा। अगर मैं कहीं भी किसी भी स्तर पर पहुंचता हूं तो मैं अकेला नहीं पहुंचूंगा, आप सभी मेरे समर्थन में होंगे, और मैं पूर्णतः आप सभी को लेकर ही एक मुकाम तक पहुंचूंगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से चीजें रहीं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बनाना हम सबको है। जय हिंद।